हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। अच्छा, हम लोग पीछे कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, तो हम उसी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। और अभी जो हमारा इनिशिएशन है टॉपिक का, वो बेसिकली जो 12th के टॉपिक्स है इनको कवर करने की कोशिश है हमारी, है ना। और 12th के जो मेजर टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे कैलकुलस है, पूरा कैलकुलस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से वेक्टर 3D है, प्रोबेबिलिटी है, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वैसे तो 11th में पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा बेहतर समझ में आए। तो हम शुरुआत अपनी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से करते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है जेईई इनसे, मतलब 2 क्वेश्चन तो जेईई मेन पूछ ही लेता है हर बार, और जेईई एडवांस भी पूछ लेता है। तो यहीं से अपनी शुरुआत करेंगे हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से, है ना। हमारा टॉपिक क्या है? मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। अच्छा, ये दोनों वैसे देखें तो 2 सेपरेट टॉपिक्स हैं, लेकिन दोनों को एक साथ ही पढ़ना है हमें, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स होगा क्या, ये समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना, कि मतलब मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे करेंगे। तो मैं ऐसे समझूं कि मान लो मेरे पास कुछ ऐसे कह दें कि ये 6 ऑब्जेक्ट हैं कोई, है ना, 6 ऑब्जेक्ट है। अच्छा, 6 ऑब्जेक्ट को मैं अरेंज कर पाऊं जैसे जैसे, और वो जो अरेंजमेंट आएंगे वो एक तरह का क्या कहेंगे, उसी को मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। तो जैसे मेरे पास वन ऑफ द पॉसिबल अरेंजमेंट तो ऐसे है कि मैं ऐसे रख दूं 6 1 2 3 4 6, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दूं, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दूं, तो ये जो अरेंजमेंट आया है ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा, यहां पर अगर नोटिस करें तो इस अरेंजमेंट में एक हॉरिजेंटल लाइन है और 6 वर्टिकल लाइंस, है ना। एक तो हॉरिजेंटल लाइन है और 6 वर्टिकल लाइन है। तो जितने हॉरिजेंटल और वर्टिकल हैं, ठीक है, तो हॉरिजेंटल को वर्टिकल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। चाहे हॉरिजेंटल को हम क्या कहेंगे, जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, हॉरिजेंटल जो हैं, हॉरिजेंटल जो है इसको नाम देंगे हम लोग रो, और जो वर्टिकल है, वर्टिकल है इसको क्या नाम देंगे, कॉलम। इसको क्या नाम देंगे हम, कॉलम। मतलब जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं उनको नाम देंगे हम लोग रो, और जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको क्या नाम देंगे, कॉलम, है ना। तो अब ये जो मैट्रिक्स आया है इसमें कितने हॉरिजेंटल दिखाई दे रहे हैं हमें, एक हॉरिजेंटल है और 6 वर्टिकल है। तो इस ऑर्डर का इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, मतलब ऑर्डर कैसे डिफाइन किया जाए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो कैसे डिफाइन करते हैं, रो इंटो कॉलम, रो इंटो कॉलम। मतलब अगर मैं इस वाले अरेंजमेंट के लिए लिखूं तो इसमें कितने रो हैं, एक, और कितना कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/6, है ना, 1/6। तो ये एक तरह का पॉसिबल अरेंजमेंट था। अच्छा, हो तो ऐसा भी सकता है, अगर ऐसे ही देखें हम लोग तो इस तरह का भी अरेंज कर सकता था हमें, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, यहां पर अब अगर नोटिस करूं तो कितने हॉरिजेंटल हैं, 6, और वर्टिकल कितना है, 1, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 6/1। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 6/1। अच्छा, हो तो ऐसा भी सकता था कि ऐसे अरेंज कर देता, 2 2, ऐसे अरेंज कर देता, तो यहां पर कितने हॉरिजेंटल, 3। अच्छा, वर्टिकल कितने, 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2x3। इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2x3। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था 3 3 रख देता मैं, 3 3 रख देता, तो ये भी एक पॉसिबल अरेंजमेंट है। मतलब यहां पर 2 हॉरिजेंटल और 3 वर्टिकल, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाता, 3x2। इसका ऑर्डर क्या हो जाता, 3x2 हो जाता, है ना। तो इस तरह के जो अरेंजमेंट बनेंगे वही क्या है हमारा, वो उसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, मतलब ये जो सिंबल आएगा उसको मैट्रिक्स कह देंगे। तो अगर मैं फॉर्मल डेफिनेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं
मैट्रिक्स को डिफाइन करना चाहूं तो फिर कैसे लिखें डेफिनेशन? मतलब डेफिनेशन अगर लिखते हैं हम लोग, मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखे हम लोग, डेफिनेशन क्या हो जाएगा? मतलब हमने कहा, पहले ही कहा हमने कि जो मैट्रिक्स है वो एक तरह का अरेंजमेंट है, तो मतलब यह कह दें दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अब नंबर दो तरह के अपने पास, रियल या कॉम्प्लेक्स, रियल या कॉम्प्लेक्स, और फंक्शंस इन अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मतलब हम क्या कहें, हमारे पास क्या है, हमने कहा जो मैट्रिक्स है वो एक तरह का अरेंजमेंट है। मैंने मैट्रिक्स क्या है, एक तरह का अरेंजमेंट है जहां पर हम क्या करेंगे, जो नंबर्स हैं, अब नंबर्स दो तरीके के हो सकते हैं, रियल या कॉम्प्लेक्स, और या फंक्शंस हैं, उनको एक रेक्टेंगुलर अरे में अरेंज कर दिया, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में अरेंज कर दिया, उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, तो वो जो सिंबल आएगा वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ये कहूं मैं, है ना, सॉरी, ये मान लो लिखता हूं मैं, ये है 2 3 4 5, तो यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं सब रियल नंबर है ना। अच्छा, इसका ऑर्डर में कहूं तो कितना हो जाएगा, 2 हॉरिजॉन्टल हैं और 2 वर्टिकल हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2/2। अच्छा, जो मैट्रिक्स हैं इनको हम लोग लिखने के लिए, देखिए जो इंग्लिश के हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हीं का कैपिटल वर्जन यूज करते हैं। तो मैं मान लो इसको ए से डिनोट कर देता हूं, तो ये ए कुछ ऐसे आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से मान लो ये मैट्रिक्स लिखा मैंने 1i 2 2 + i 3 5, है ना। अच्छा, यहां पर कितने हॉरिजॉन्टल, हैं 2, और कितने वर्टिकल हैं 3, तो सॉरी, कितने वर्टिकल हैं 3, मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 × 3, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 × 3। अच्छा, इसमें आई भी दिख रहा, मतलब इसका एलिमेंट कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, वैसे तो जो सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होते हैं हम लोग जानते ही हैं। अच्छा, इस तरह का मान लो लिख दिया, मान लो सी मैट्रिक्स लिख दिया, e⁻x sin x log x tan x x² x³ है ना। तो ये भी एक मैट्रिक्स है ना, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब फंक्शन है, वो सब क्या है, फंक्शन। अच्छा, इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 × 3, ऑर्डर कितना हो गया 2 × 3। तो ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए कि मैट्रिक्स जो है वो एक तरह का अरेंजमेंट है। अब उसमें नंबर्स जो है वो रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, इवन कोई फंक्शन भी हो सकता है। अच्छा, ऑर्डर हमने कहा कैसे डिफाइन करेंगे, रो इनटू कॉलम, मतलब कितने रो और कॉलम हैं ये चेक कर लिया। तो ऑर्डर एक बार फिर से लिख देता हूं कि ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे हम, ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये रो इनटू कॉलम, क्या हो जाएगा, रो इनटू कॉलम। तो इस बात का ध्यान रखें, है ना, इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, अब मान लो मैं एक जो है ऐसा मैट्रिक्स लिखना चाहता हूं जिसमें, अच्छा एक और चीज है ना, यहाँ पर जो ऑर्डर लिखा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो अगर इनको एक्चुअली मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब इनको एक्चुअली ऐसे तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इनको ऐसे पढ़ते हैं, है ना। जैसे ऐसे लिखूँ मैं 3 × 4, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं कि इस जो भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 3/4, क्या है 3/4।
तो एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन अगर एक्चुअली मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं ये पता चल जाएगा हमें। मतलब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं 3 × 4 तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं उस मैट्रिक्स में ये आ जाएगा। मतलब अगर मैं ये कह दूं, मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन ही लिख देते हैं कि इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 2 × 5, find the number of elements in the matrix है ना। तो कैसे लिखेंगे हम, है ना, क्या करें, हमने कहा क्या करें, इन्हीं को एक्चुअली मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, इसमें फिर 2 × 5 कर दूं। अच्छा 2 × 5 कितना हो जाएगा 10। मतलब जिसका ऑर्डर 2/5 है उसमें कितने एलिमेंट लिखे हुए हैं अपने पास, 10 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं, है ना। तो ये बात अपने समझ में आना चाहिए कि ऑर्डर जो है, वो 2/5 है तो कितने एलिमेंट आ गए इसमें, 10 एलिमेंट आ गए। अच्छा ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम एक और नाम दे सकते हैं। मतलब जैसे ये लिखा हमने भी, ये मैट्रिक्स है 1 4 3 5, तो 1 3 4 5 जो है इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहें, एलिमेंट्स नाम दें इनको, एलिमेंट्स नाम दें या इंट्रीज नाम दें, या क्या नाम दें, इंट्रीज नाम दें, है ना। एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, एंट्रीज भी नाम दे सकते हैं, तो जो भी दोनों लिखा हो सकता है, एंट्रीज लिखा हो सकता है, एलिमेंट्स लिखा हो सकता है, ये ध्यान रखें, है ना। ओके अच्छा मान लो मैं ऐसा मैट्रिक्स लिखना चाहता हूं जिसमें mn नंबर्स हैं, है ना। कितने नंबर्स हैं, mn नंबर्स हैं, mn नंबर्स हैं, और मैं इन mn नंबर्स को m हॉरिजेंटल और n वर्टिकल लाइंस में अरेंज करना चाहता हूँ, m हॉरिजेंटल और n वर्टिकल लाइन में अरेंज करना चाहता हूँ। तो कुछ कैसे लिखा जाए, मान लो उस मैट्रिक्स को मैं a से डिनोट करता हूँ, तो कितने हॉरिजेंटल आने चाहिए इसमें, m, और कितने वर्टिकल, n, तो इसका मतलब ऑर्डर कितना हो जाएगा, m × n हो जाएगा। तो है ना, बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अगर m हॉरिजेंटल लाइंस रखना है और n वर्टिकल लाइन रखना चाहते हैं तो फिर ऑर्डर कितना हो जाएगा, m × n। अच्छा जो इसके एलिमेंट्स हैं, मतलब यहाँ पे जो लिखेंगे ये वाला A11, है ना, A11 का मतलब वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आए, उसको हम किससे डिनोट कर दिए हमने, A11 से। इसी तरह फिर ये A12, है ना, मतलब एलिमेंट्स, ठीक है, लाइंग इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। अच्छा जा कहाँ तक सकते हैं हम लोग, कितने कॉलम रखना चाहते थे, n, तो कितना हो जाएगा लास्ट वाला A1n, है ना, A1n, ठीक है। अच्छा फिर अब दूसरे रो में आते हैं, तो दूसरा वाला रो कितना हो जाएगा A21, फिर A22, और ऐसे कहां तक जाना चाहिए अपने को, A2n तक, है ना, यहां तक जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा फिर अच्छा लास्ट वाला कितने हम लोग रो रखना चाहते थे, m रो रखना चाहते थे, तो लास्ट वाला क्या आएगा AM1, AM2, और ऐसे कहां तक जाना चाहते हैं हम, AMn तक, है ना। लास्ट वाला हमारा क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा तो ये दिख रहा है कि वे इसको अब इतना बार बार तो नहीं लिखना चाहेंगे, ये बार बार तो नहीं लिखना चाहेंगे कि ऐसे लिखना पड़े, तो क्या किया जाए, इसी को थोड़ा कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन कॉम्पैक्ट फॉर्म कैसे लिखा जाए इसको, मतलब ए मैट्रिक्स जो है इसी को लिखना चाहते हैं, तो इसी को कॉम्पैक्ट कैसे किया जाए, मतलब बार बार हम इतना बड़ा तो नहीं लिख सकते, है ना। तो क्या करें फिर, है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं, AIJ लिख देते हैं, ऑर्डर कितना है, m × n है, लिख दिया मैंने।
अच्छा आई जो आई है सबस्क्रिप्ट में, वो किसको डिनोट करेगा? रो को, है ना। आई किसको डिनोट करेगा? आई यहाँ पे किसको डिनोट करेगा? रो को। अच्छा जे किसको डिनोट करेगा? कॉलम को। जे क्या डिनोट करेगा? कॉलम, है ना। आई किसको डिनोट करेगा? रो को, और जे डिनोट करेगा कॉलम। तो आई की वैल्यू कहां से कहां तक ले जा सकते हैं हम लोग? कहां से कहां तक ले जा सकते हैं? कितने रो रखा था हम लोगों ने? एम रो रखा था, तो आई की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? 1 से लेके एम तक। अच्छा कॉलम कितने रखे थे हमने? एन, तो कितना हो गया? 1 से एन तक। अच्छा ये एम और एन जो हैं दोनों ही क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। एम और एन जो है क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आई कहां से कहां तक ले जा सकते हैं हम लोग? 1 से लेके एम तक। जे को कहां से कहां तक जा सकते हैं? 1 से लेके एन तक। ये बात समझ गए हम। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, मतलब ये इतना बड़ा जो लिखा हुआ है उसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो मैट्रिक्स है वो एक तरह का सिंबल है। मैट्रिक्स क्या है? सिंबल है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, तो एक दो जरा इलस्ट्रेशन किया जाए। पहला तो ये लिखते हैं हम कि मान लो ऐसे कहें हम फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स if first it have 12 elements and second is it have 13 elements, है ना। तो मतलब क्या बताना है अपने को कि जो मैट्रिक जिसमें टोटल 12 एलिमेंट्स हों या 13 एलिमेंट्स हों, उसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, मतलब इन 12 एलिमेंट्स को कैसे कैसे हम उस सिंबल के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह 13 एलिमेंट्स को कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो ऑर्डर जरा एक बार फिर से ध्यान देते हैं। ऑर्डर कैसे लिखा था हम लोगों ने? ऑर्डर क्या लिखा था हमने? ऑर्डर लिखा था रो इंटू कॉलम, यही लिखा था हमने, रो इंटू कॉलम। इसका मतलब ये, अच्छा रो और कॉलम तो नेचुरल नंबर होंगे, रो और कॉलम तो नेचुरल नंबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जो हमने कहा कि इनको मल्टीप्लाई कर दें एक्चुअली तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 12 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर एक्सप्रेस कर दें और जितने तरीके से कर पाएंगे उतना पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा, है ना। मतलब 12 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर एक्सप्रेस कर दें और जितने तरीके से कर पाएंगे उतना पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। तो क्या क्या हो सकता है देखते हैं, है ना। जैसे 12 है मेरे पास, तो 12 को एक तरीका एक्सप्रेस करने का तो यही होगा 1 इंटू 12 लिख सकता हूं। ठीक है, 2 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हो गया है। तो एक पॉसिबल ऑर्डर ये हो सकता है। अच्छा दूसरा क्या लिख सकता हूं? 12 इंटू 1 लिख सकता हूं, तो एक पॉसिबल ऑर्डर ये भी हो सकता। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं और 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? और क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको 3 इंटू 4 भी लिख सकते हैं और 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। ये बात समझ गए? मतलब इतने पॉसिबल ऑर्डर होंगे, जितने तरीके से हम 12 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर एक्सप्रेस कर पाएंगे उतने पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। तो कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग? एक तो 12 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, 2 इंटू 6, 6 इंटू 2, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज, है ना, जो पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। अच्छा इसी तरह से जब 13 एलिमेंट है मेरे पास, दूसरा जो है कितना था? 13 एलिमेंट्स हैं। अच्छा 13 तो प्राइम नंबर है, 13 क्या है? प्राइम नंबर है। अच्छा प्राइम नंबर्स के दो ही क्या हो सकते हैं? फैक्टर हो सकते हैं, या तो 1 होगा या तो ये खुद हो जाएगा। तो मतलब इसको तो बस दो ही तरीके से लिख सकता हूं, या तो 1 इंटू 13 लिख दूं और या तो 13 इंटू 1 लिख दूं, बस यही पॉसिबल ऑर्डर हो सकते, यही हो सकता। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोई बता दे तो कितना क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, ये कम से कम बता सकते हैं। अच्छा दूसरी बात कि हमने कहा कि जो मैट्रिक्स है
है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? मतलब इस तरह से, अगर मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट्स अगर ए आई जे से डिनोट करें, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, देन I शुड गो फ्रॉम 1 to m एंड j शुड गो फ्रॉम 1 to n, है ना? ये सीखा हमने। तो अब अगर कोई हमसे कह दे, ऐसे बता दे और कहे कि मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर दो, तो कर देंगे, है ना? कैसे करेंगे देखो, मतलब हमने मान लो ये लिखा कि कंस्ट्रक्ट a 2x3 मैट्रिक्स, 2x3 मैट्रिक्स whose elements are given by aij equals to I plus j square, ठीक है ना? और हमें वो मैट्रिक्स बनानी है जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो इस रिलेशन को यूज करके आ सकते हैं। क्या है रिलेशन हमारे पास? I प्लस जे स्क्वायर, है ना? ठीक है, तो कितने ऑर्डर का बनाना है? 2x3। इसका मतलब ये रो कितना होगा? 2। अच्छा, कितने कॉलम चाहिए अपने को? 3, है ना? तो इस मैट्रिक्स को मैं मान लो ए से डिनोट कर देता हूं, तो एक जो है उसका ऑर्डर कितना होगा? 2x3, 2x3। इसका मतलब 2 रो आने हैं और 3 कॉलम आना, है ना? तो पहला वाला लिखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या आएंगे? A11 आ जाएगा, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट आ गया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम वाला आ गया, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाला आ गया, ठीक। अच्छा, अब दूसरी रो पे आना पड़ेगा क्योंकि 3 ही कॉलम रख सकते थे हम लोग। तो सेकेंड रो में आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा? A21, फिर A22 और A23। ये बात समझ गए? A11, A12, A13, A21, A22, A23। अब A11 आए कैसे? है ना, ये रिलेशन दिया है इन्होंने, है ना? A11 ए आई जे कैसे दिया अपने को? ए आई जे दे रखा है, कितना है? I प्लस जे स्क्वायर। तो इस रिलेशन का यूज करके A11 लिख देंगे हम, है ना? A11 का मतलब I भी 1 है और J भी 1 है, तो कितना हो गया? 1 प्लस 1 स्क्वायर एंड दिस बिकम्स 2। फिर A12 लिखना है, A12, है ना? तो A12 का मतलब I1 और J की वैल्यू 2, तो कितना हो गया? 1 प्लस 2 स्क्वायर, मतलब कितना हो गया? ये 5 हो गया। फिर A13 मतलब I1J3, तो कितना हो गया? 1 प्लस 3 स्क्वायर, मतलब कितना हो गया? ये 10 हो गया, है ना? इसी तरह A21 कितना आ जाएगा? और 2 प्लस 1 स्क्वायर। अच्छा, 2 प्लस 1 स्क्वायर कितना हो गया? ये 3 हो गया। फिर A22 मतलब 2 प्लस 2 स्क्वायर, तो कितना हो गया? 6 हो गया। फिर A23 मतलब 2 प्लस 3 स्क्वायर एंड दिस इज 11, है ना? दिस इज 11। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग, तो मैट्रिक्स आ जाएगा। चलो रख लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास, ये मैट्रिक्स था, ये रख देंगे यहाँ पर। क्या आ जाएगा अपने पास? ये मैट्रिक्स यहाँ पे वैल्यू रख ली जाए तो क्या आ जाएगा? A11 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 2, है ना? A12 कितना आ गया? 5। A13 कितना आ गया? 10। फिर A21 कितना आ गया? 3। ये कितना आ गया? 6। और ये कितना आ गया? 11। यही आंसर हो गया। कितना ऑर्डर है? 2x3, है ना? एक और इस तरह से करते हैं, एक और करते, है ना? तो इस तरह से मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना, एक और कर लेते हैं। एक कंस्ट्रक्ट a 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स whose elements are given by Aij equals to modulus I minus j upon, है
है ना, मॉड्यूलस आई माइनस जे अपॉन टू। ये बात समझ रहे, मॉड्यूलस आई माइनस जे अपॉन टू। तो ठीक है, कितने ऑर्डर का बनाना है अपने को, 2/2। इसका मतलब 2 रो रखना है और 2 कॉलम रखना है। ठीक है, लिख लेते हैं। मान लो इस मैट्रिक्स को मैं बी से डिनोट कर देता हूं, देन बी विल हैव हाउ मेनी रोज, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो पहला जो एलिमेंट आएगा उसको क्या नाम दे सकते हैं, A11, फिर A12, फिर A21, A22। अब A11 आए कैसे, A11 आए कैसे, ये दे रखा अपने पास। Aij कितना है, Aij कितना है, मॉड्यूलस आई माइनस जे अपॉन टू। ओके, तो A11 कितना है, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1/2। अच्छा, 1 माइनस 1, दिस बिकम्स 0। फिर A12, A12 का मतलब 1 माइनस 2 अपॉन 2, एंड दिस इज व्हाट, मॉड्यूलस लगा हुआ है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। फिर A22, A21, this is 2 minus 1 divided by 2, so this becomes 1/2, and then A22, A22 कितना हो जाएगा, 2 minus 2 upon 2, and this is 0, this is 0। यहाँ तक समझ गए हम, ठीक है। तो ये वैल्यूज रख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर मैट्रिक्स आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा, ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे ये सारी वैल्यू रख देंगे। बी मैट्रिक्स हमें आ गया, A11 आ चुका है मेरे पास 0 है, A12 आ गया है हाफ, और A21 कितना है, 1/2 है, और A22 की वैल्यू भी कितनी है, 0 है। तो ये मैट्रिक्स बन गया। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को फ्रेम कर सकते हैं ना। अगर हमें जो एलिमेंट्स हैं उस वो रिलेशन डिफाइन करके बता देता है और ऑर्डर बता देता है कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, तो इस तरह से हम फ्रेम कर सकते हैं। और हमसे अगर ये पूछ एलिमेंट्स बता देता है कि इतने एलिमेंट्स हैं, उसमें क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर आ जाएगा, तो भी बता सकते हैं क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर आ सकता है। अच्छा, एक अच्छा सा क्वेश्चन थोड़ा सा पीएनसी बेस्ड, मान लो मैं ये लिखता हूं, है ना, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस। अच्छा, मैट्रिसेस इज द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिसेस whose entries are, find the number of possible matrices of order 3 cross 3, sorry, of order 3 cross 3 whose entries are either 0 और 1, है ना। ये कह रहा, मतलब क्या कह रहा अपने से कि मतलब हमें 3 क्रॉस 3 के कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बना सकते हैं हम, जिसमें जो एलिमेंट यूज कर सकते हैं वो 2 ही यूज कर सकते हैं, या तो 0 और या तो 1, है ना, या तो 0 या तो 1, है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं लिखूं एक, तो कुछ ऐसा कह सकते हैं कि मान लो मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, इसमें 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आ गया, याद है। तो ये उनमें से एक पॉसिबल मैट्रिक्स है जो भी बनेगा, जो हम काउंट करना चाहते हैं। या एक ऐसा मान लो लिख दिया मैंने, है ना, यहाँ 1 लिख दिया, बाकी सारे 0 ही लिख दिए, तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द पॉसिबल मैट्रिक्स, है ना, दिस इज आल्सो वन ऑफ द पॉसिबल मैट्रिक्स। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ऐसे काउंट करके बताना है इनफैक्ट अपने पास कितने मैट्रिक्स आए, है ना, कुल काउंट करके बताना है कि कितने मैट्रिक्स ऐसे आ जाएंगे, ये काउंट करना चाहते हैं। तो जरा समझे, है ना। अब ऐसे मैनुअली तो काउंट करने में बहुत वक्त लगेगा, क्या किया जाए फिर, है ना। इनफैक्ट क्या है कि हमें कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना। अच्छा, यहां पर टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे, 9, मतलब एक यहां आ जाएगा, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, फिर यहां यहां यहां, ऐसे आ जाएंगे, 9 एलिमेंट टोटल आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो पहला वाला जो प्लेस है,
ठीक है, उस पे दो ही चीज दिखाई दे सकती है, या तो 0 दिखाई दे सकता है या तो 1। मतलब मैं अगर इसको फिल करूं तो दो तरीके से फिल कर सकता हूं, आइदर बाई 0 और 1। अच्छा, इसको कितने तरीके से फिल कर सकता हूं, आइदर बाई 0 और 1। अच्छा, इसको फिल करने के तरीके कितने होंगे, आइदर बाई 0 और 1। इसको फिल करने के तरीके सेम, इसको भी सेम, इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है परम्यूटेशन का क्या कहता है कि मान लो मेरे पास एक काम है जिसको करने के मेरे पास 10 तरीके हैं, और साइमल्टेनियसली दूसरे काम को करने को, ठीक है, कितने तरीके हैं, 5 तरीके। तो दोनों को एक साथ करने का कुल कितना तरीका हो जाएगा, 10 into 5 मतलब 50, है ना। अच्छा, तो यहां पर अगर हम ये मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि ये वाला फिल कर दिया और बाकी छोड़ दे तो मैट्रिक्स बन जाएगा, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, मतलब ये भी फिल करना पड़ेगा, ये भी सारे फिल करने पड़ेंगे, सारे स्पेसेस भरने पड़ेंगे, तभी ये मैट्रिक्स बनेगा। तो टोटल कितने मैट्रिक्स बन जाएंगे, टोटल मैट्रिक्स कितने बनेंगे, है ना, मैट्रिक्स कितना बनेगा। तो पहला वाला जो प्लेस था उसको फिल करने के तरीके दो, एंड का मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरे को फिल करने के 2, है ना। ऐसे कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, है ना। कितने टाइम्स आ जाएगा ये, 9 टाइम्स आ गया। तो कितना हो गया ये, 2 की पावर 9 होगा, 2 की पावर 9। अच्छा, 2 की पावर 9 विल बी 512, मतलब कुल कितने मैट्रिक्स बनेंगे अपने पास, 512 मैट्रिक्स बनेंगे, अगर उनके हम एलिमेंट्स जो है 0 और 1 रखेंगे, है ना। एलिमेंट्स को अगर 0 और 1 रखेंगे तो टोटल हम 512 मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं जरा कि इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स क्या होगा। इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स मतलब 2 मैट्रिक्स को कब इक्वल रख सकते हैं हम लोग, है ना, कब इक्वल रख सकते हैं। तो इक्वल रखने की पहली तो शर्त होगी कि दोनों के ऑर्डर सेम हो जाए, है ना, दोनों के ऑर्डर सेम हो जाए। अच्छा, सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी कि ऑर्डर सेम हो गया तो हो जाएगा, है ना। दूसरी बात क्या होगी कि जो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी बराबर होने चाहिए, है ना, और ऐसा सभी के लिए होना चाहिए। तो क्या लिख दें, मान लो ये है, ऐसे लिख देता हूं, टू मैट्रिक्स A and B will be equal, क्या क्या शर्त होगी, क्या क्या शर्त होगी। अच्छा, मान लो A को ऐसे डिफाइन कर देता हूं मैं, A को है वो Aij है, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और B जो है वो कुछ ऐसा है, Bij है, और इसका ऑर्डर मान लो P क्रॉस Q। तो कब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, हम यही जानना चाहते हैं, है ना, हमारा इंटरेस्ट इसी में है कि कब ये दोनों इक्वल हो पाएंगे, है ना, ये जानना चाहते हैं। तो मतलब पहली बात हमने कहा कि इनके ऑर्डर सेम हो जाए, है ना, दे शुड हैव सेम ऑर्डर, दे शुड हैव सेम ऑर्डर, ये पहली बात, है ना। मतलब क्या हुआ कि अगर ऑर्डर सेम होना है तो m और p तो बराबर होना चाहिए, और n और q बराबर होना चाहिए। मतलब दैट इज, क्या कहूं मैं, m जो है वो p के बराबर होना चाहिए, और n किसके बराबर होना चाहिए, q के बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों के ऑर्डर सेम हो, लेकिन हमने कहा इतने से काम नहीं चलेगा हमारा, ठीक है, कि ऑर्डर सेम हो जाए तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा। दूसरी बात क्या होगी, है ना, दूसरी बात क्या होगी, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होनी चाहिए, है ना। सेकंड थिंग क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, है ना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल का मतलब क्या हुआ भाई, जैसे पहला वाला फर्स्ट के इक्वल हो जाए, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल हो जाए, थर्ड वाला थर्ड के इक्वल हो जाए। मतलब ऐसे लिखूं मैं, यहां पर लिखूं तो कैसे लिखूंगा मैं इसी बात को कि Aij जो है वो किसके इक्वल आ जाए, Bij को, और ये सभी Ij के लिए होना चाहिए, ऐसा सभी Ij के लिए होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट वाला तो फर्स्ट के इक्वल हो गया लेकिन सेकंड वाला सेकंड के इक्वल नहीं है, तब तो इक्वल नहीं बोल सकते, उस केस में इक्वल नहीं बोल सकते। इक्वल बोलने के लिए हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे सेम ही होने चाहिए, है ना, सारे इक्वल होने चाहिए। जैसे मैं मान लो ये लिख दूं
ए लिख दिया, यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। अच्छा एक ये मैट्रिक्स मान लो ए लिख दिया, इसका ऑर्डर कितना है 2/2। अच्छा एक मैट्रिक्स बी लिख दिया, लिखने का तरीका बदल दिया बस, ये 6/3, ये 9/3 है ना, ये 12/3 एंड दिस इज 15/3। तो अगर देखें तो 6/3 तो 2 ही हो जाएगा, 9/3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 12/3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 15/3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ, लिखा तो वही है, ऑर्डर इसका भी 2 है ना। तो हमने कहा था करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए, तो मतलब ये वाला जो है वो इसके करस्पॉन्डिंग है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, है ना। और ये वाला जो है वो इसके करस्पॉन्डिंग, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। सिमिलर ये इक्वल होना चाहिए और ये इसके इक्वल होना चाहिए, तभी इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है। बस जो है तो इक्वल बोलने की कंडीशन तो ये हो, है ना। अच्छा अब जरा एक क्वेश्चन किया जाए, इलस्ट्रेशन करते हैं इस पर बेस्ड। मान लो मैं ये लिखूं, है ना, फाइंड ए बी सी डी इफ ए प्लस बी, ए माइनस बी, 2c प्लस डी, 2c माइनस डी इक्वल्स टू 4, 7, 8, 11। मान लो ये, है ना, मुझे ए बी सी डी निकालना, ए बी सी डी लिखना है कि ए बी सी डी क्या आएगा, जरा देखते हैं। अच्छा तो अब पहले तो ऑर्डर चेक कर लेते हैं, तो इसका ऑर्डर तो 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, तो a प्लस बी जो है वो 4 के इक्वल आना चाहिए। सिमिलर a माइनस बी किसके इक्वल आना चाहिए, 7 के आगे। अच्छा 2c प्लस डी किसके इक्वल आना चाहिए, 8 के, और 2c माइनस डी किसके इक्वल आना चाहिए, 11। अच्छा हमको तो ए बी सी डी चाहिए था, तो लीनियर इक्वेशन तो हमने 10th 9th क्लास में सीखा है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं पहले, है ना, एलिमिनेशन वाला मेथड लगा लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते तो 2a मेरे पास आ जाएगा, कितना 4 और 7 11 हो गया, a आ गया 11/2, है ना, a आ गया 11। अब a रख देंगे किसी एक में तो b आ जाएगा, तो b कितना आ जाएगा 4 माइनस 11/2 एंड दिस इज -3/2, है ना, तो ए बी आ गया। अच्छा सिमिलर यहां पर परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग, है ना, इन दोनों को ऐड कर दें, तो ऐड कर दें तो 4c इक्वल्स टू कितना आ गया 11 और ये 19 हो गया, तो c की वैल्यू आ गई 19/4। अच्छा d किसी में रख दिया एक, तो d कितना आ जाएगा 8 माइनस 2c, 8 माइनस 2c का मतलब 8 माइनस 2 इंटू 19/11, तो 11 8 जेट 8 हो गया, -38 हो गया ये अपॉन 11, तो फाइनली कितना आ जाएगा ये 0 हो गया, 8 माइनस 3 50 अपॉन 11। इस तरह से ए बी सी डी आ क्या आ गए, ए बी सी डी आ गए। इस पर एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं हम, जो है ये एनसीईआरटी बेस्ड है, तो क्वेश्चन काफी अच्छा है, लेकिन समझने के लिए ये लिखेंगे, ये है अपने पास, कह रहा है कि which of the given values of x and y, which of the given values of x and y make the following pair of matrices इक्वल, है ना, कुछ ऐसे दे रखा है अपने पास, एक तो मैट्रिक्स ऐसे दे रखा है 3x + 7, 5
और फिर y प्लस 1 और 2 माइनस 3x, एक ये हो गया। और दूसरा कुछ ऐसे दे रखा है 0 y माइनस 2 8 और 4 है ना। मतलब ये पूछ रहा है कि ये दोनों कब इक्वल हो सकते हैं, कब इक्वल हो सकते हैं, यही बताना है अपने को। ठीक है, तो कोशिश करते हैं। अच्छा, तो हम तो मान लेते हैं कि दोनों इक्वल है। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है 2/2, और इसका ऑर्डर कितना है, इसका भी ऑर्डर कितना है 2/2। तो मान लेते हैं कि दोनों इक्वल हैं। अच्छा, इक्वल हैं तो फिर इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा। मतलब 3x प्लस 7 जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7/3। 5 जो है y माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहां से y प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस वाले को इक्वल कर दें तो 2 माइनस 3x कितना हो गया, 4 होगा। तो इसको इधर ले आते हैं तो -2 इक्वल्स टू 3x, मतलब x इक्वल्स टू कितना हो गया, -2/3। ठीक। अच्छा, अब हुआ क्या यहाँ पर, यही समझने वाली बात है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यहां समझने वाली बात है कि यहां से जब मैंने इनको इक्वल कर दिया, ऐसा नहीं कहा था कि दोनों इक्वल हैं। उसने तो ये कहा था कि कौन सी ऐसी वैल्यू रख सकते हैं हम लोग जिसके लिए इक्वल हो सकते हैं, जिसके लिए इक्वल हो सकते हैं, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमने पहले वाले से जब x फाइंड आउट किया तो -7/3 आ गया। अब अगर मैं x की जगह -7, अच्छा y तो यहां से भी 7 आ गया, वहां से भी 7 आ गया, x की जगह -7/3 रख दूं तो ये वाला 0 आ जाएगा। ठीक है, वहां 0 है, बिल्कुल सही है। y की जगह 7 रख दूं तो वो भी 5 है, ये भी 5, ये वो 5 है, ये 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही। लेकिन यहां जैसे ही हम 7 रखेंगे, है ना, 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 ये सॉरी, x की जगह -7/3 रखेंगे तो 3 3 कैंसिल होगा और 2 + 7 9 होगा। 9 तो 4 के इक्वल नहीं हो सकता, 9 4 के इक्वल नहीं हो सकता। सिमिलर, अगर मैं ये वाला x ले लूं, है ना, ये वाला x ले लूं तो फिर ये वाले x के लिए ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं हो पाएंगे, मतलब कंसिस्टेंसी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिसेस कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। मतलब यहां से हम x और y फाइंड आउट नहीं कर सकते जिसके लिए ये दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इट इज not possible to find x and y for which these matrices are equal, यहां तक अपने को बात समझ में आनी चाहिए। तो क्या क्या हमने सीखा है, फिलहाल हमने मैट्रिक्स होता क्या है, मतलब मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे करते हैं। तो मैट्रिक्स एक तरह का हमने कहा सिंबल है ना। मैट्रिक्स क्या है, सिंबल है जिसमें हम जो एलिमेंट्स हैं उनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में अरेंज कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में अरेंज कर देते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको रो बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको कॉलम बोलते हैं। ऑर्डर कैसे लिखते हैं, रो इनटू कॉलम अगर कर देते हैं तो ऑर्डर आ जाता है। अगर हम उसमें एलिमेंट्स काउंट करना चाहें तो उनको एक्चुअली मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा, है ना। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है तो फिर हम पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है मैट्रिक्स का ये निकाल सकते हैं। अगर मुझे एलिमेंट्स बता दिया है ना, कि उसके एलिमेंट्स डिफाइन कर दिया कि इस रिलेशन को यूज करके आप एलिमेंट्स लिख सकते हैं, तो मैं मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं उसकी हेल्प से। ठीक है, ये सीख लिया है हमने। और दो मैट्रिक्स के इक्वल होने की क्या शर्त है ये सीख लिया है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डेफिनेशंस जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, और डेफिनेशंस हमें आना ही चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन तो वैसे भी किसी भी चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। डिफाइन करने के लिए किसी चीज़ को बहुत ही टाइम लगता है, तो डेफिनेशंस को अच्छे से सीखना होगा। आज यहीं तक, थैंक यू।